जो स्वर है, स्वर स्वर 7 स्वर संगीत में चलता है, 7 स्वर। ऐसे स्वर हैं संगीत के, 7 स्वर। इसी को सप्तस्वर, सप्तस्वरा, सप्तरसातरानि, ग्रहालोका स्वरा, ऐसा हम इसको कहते हैं। 7 स्वर है, मूलभूत 7 स्वर। अब ये 7 स्वर, शा को सा जो है ये किसी बड़े अक्षर का स्वर है, षड्ज। रे ऋषभ कहते हैं, गा को गांधार कहते हैं, मा को मध्यम कहते हैं, पा को पंचम कहते हैं, दा को दैवत कहते हैं, ना को नी को निषाद कहते हैं। ऐसे इसके बड़े नाम है। री और रे दोनों प्रचलित है। हम अखिल भारतीय संगठन में री इसका प्रयोग किया। री सा रे गा मा पा धा नी। सा से तेज रे होगा, रे से तेज गा होगा, गा से तेज मा होगा, मा से तेज पा होगा, पा से तेज धा होगा, धा से तेज नी होगा। सा रे गा मा पा धा नी। जैसे ये लिखा है उसी तरह नी होने के बाद फिर से यही शुरू हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सा नी के बाद उसकी ऊंचाई, जैसे स्वर की ऊंचाई बदल रही, देखिए हमने ऊंचाई के हिसाब से लिखा है। तो नी के बाद जो सा आएगा वो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, सा। फिर से रे भी आएगा, गा भी आ सकता है, मां भी आ सकता है, ऊपर के स्वर भी आ सकते हैं। जैसे यहां पर ये उल्टा क्रम है, सा के पहले नी के पहले धा के पहले पा, वैसे नीचे भी आ सकता है, नी, धा और पा। ऐसा नीचे भी आ सकता है। अब कहीं अगर ऐसा लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, बीच का कौन है। अब ये 3 भाग हो गए, सारे गामा पधनी का एक भाग ये हो गया, इसी का दूसरा भाग ऐसा हो गया, तीसरा भाग यहां पर देखिए ऐसा हो गया। हम नीचे भी जा सकते हैं, मां पर भी मां बजा सकते हैं, और भी नीचे जा सकते हैं। तो ये 3 भाग हो गया। 3 भाग में कौन कहाँ है तो हम देख कर समझ जाएंगे कि कौन कैसा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। लेकिन अपने हम तो एक ही पंक्ति में लिखने वाले लोग हैं। अपने भारत की जितनी भाषाएं हैं एक पंक्ति में लिखते हैं। अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए ये, तो इसमें से कौन सा है? ये है कि यहां का है? तो कहां का है पता नहीं चलेगा, इसलिए उसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो नीचे हैं, जो इसमें एक नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। जो ऊपर है उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, ऐसा ये ऊपर बिंदु लगा देते हैं। जहां कुछ नहीं लगाते ऐसा भी है। तो जो ऊपर है उसको कहते हैं, अब सारे गामा पा धा नी, इसके लिए एक शब्द चलता है सप्तक। सप्तक, सप्तक। तो ये कौन सा सप्तक है? तो कहेंगे तार सप्तक। तार सप्तक। तार सप्तक के स्वर की पहचान कैसे होगी? स्वर के ऊपर एक छोटी सी गोली लगी होगी, बिंदी नहीं, पॉइंट नहीं, एक गोल। जो धीमा है उसके नीचे लगी रहती है, इसको कहा है मंद्र। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक। तो तार सप्तक हो गया, मंद्र सप्तक हो गया। मंद्र धीमा हो गया, तार ऊपर हो गया। जो बीच का है
मंद नहीं है, तार नहीं है, बीच का है, उसको कह दिया मध्य में है, मध्य सप्तक। मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। पहचान कैसे होगी? मंद सप्तक के स्वरों के नीचे एक ऐसा गोल चिन्ह लगाते हैं, तार सप्तक के स्वर जो रहते हैं उसमें एक गोल चिन्ह लगाते हैं, और जहां कुछ नहीं लगाते वो मध्य सप्तक है। ये बात अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। शंख वादक जब शंख बजाता है तो वास्तव में उसका एक स्वर यहां रहता है, दूसरा यहां रहता है, तीसरा और ऊपर जाता है। शंख वादक एक यहां हो जाता है, दूसरा यहां हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है, चौथा ऐसा हो जाता है, पांचवा ये हो जाता है। उसके स्वरों का अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार स्वरूप होगा, फ्रीक्वेंसी लेंगे क्या होगा? ये जो स्वर है ये तीनों, ये मध्य सप्तक के स्वर है, मध्य सप्तक के स्वर। और ये जो पहला स्वर जिसको हम कहते हैं वो मंद सप्तक का स्वर, मंद सप्तक का सा, मंद सप्तक का पा। अब कह सकते हैं कि मंद सप्तक का सा क्या होगा, ये कहा जा सकता है, लेकिन शंख का जो पहला स्वर है वो मंद सप्तक का सा ही है। ये शायद बाकी वाद्य में आप कहिए कि बंशी में मंद सप्तक का सा बजाइए तो बंशी में शायद नहीं बजेगा, वीणा में बच जाएगा, स्वरम में बच जाएगा, नागान में भी बचना होगा, तूल में शायद कठिन हो जाएगा। तो मंद सप्तक का सा, मंद सप्तक का पा, मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का गा और मध्य सप्तक का पा ध्यान में जाते हैं। अपने व्यवहार में यही स्वर आवश्यक है। अपने ना समझ में इससे ऊपर भी स्वर बसता है, नी बसता है और भी ऊपर स्वर बस सकता है। अच्छे शंखवादक को ऊपर के भी स्वर बजाना चाहिए, क्योंकि अगर पा स्वर पर पकड़ रखना है तो इस स्वर पर ये स्वर आएगा तभी पा स्वर बज पाएगा। एक आगे स्वर एक पीछे स्वर, आगे पीछे का स्वर बजाएंगे तो फिर स्वर पर पकड़ रखती है। तो ऐसे शंखवादकों के लिए मूलभूत बातें हैं, लेकिन बाकी बातें सिद्धांत में वही अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। स्वर जब हम लिखते हैं तो ही सा, रे, गा, मा, पा, धा, नहीं, ऐसा ऐसा लिखा है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सा से ऊपर गए लेकिन रे तक हम पहुंच नहीं पाए। एक उंगली उठा दिया तो रे बच जाएगी, लेकिन रे हम पहुंचे नहीं, हम बीच में रह गए, यहीं पर रह गए। तो सा से चल दिए, रे तक आए नहीं, आ नहीं पाए, बीच में ही बच गया, तो इस स्वर को कहेंगे विकृत स्वर। विकृत स्वर, विकृत, ये विकृत स्वर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है रे से रे को, रे का जो स्थान था हमने छोड़ दिया लेकिन गा तक पहुंच नहीं पाए, तो ऐसा ये दूसरा विकृत स्वर हो जाएगा। कभी कभी होता है कि हम मां से चले, पा पहुंचे नहीं, तो विकृत स्वर हो गया। तो ये विकृत स्वर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ विकृत स्वर हो सकता है। पा और धा के बीच में नीचे विकृत होगा,
धा और नी के बीच में नीचे विकृत होगा। अब देखिए, सा और रे के बीच में विकार नीचे, रे और गा के बीच में विकार नीचे, मां और पा के विकार के बीच में विकार ऊपर है, नीचे नहीं। देखिए, गा के बाद तुरंत मां, गा के बाद तुरंत मां है। गा और बा के बीच में कोई विकार नहीं होगा, लेकिन मां और बा के बीच में विकार हो जाएगा। ये विकार मां नहीं रहेगा। पा तो हमेशा सही होता है। संगीत शास्त्र में सा, सा और ये पा, ये दो स्वर ऐसे हैं जो कभी विकृत नहीं होंगे। सा और पा कभी भी विकृत स्वर नहीं होंगे। बाकी चार स्वर विकृत होते हैं, रे, गा, धा और नी और मां। और ये जो विकृत होते हैं, इसके विकृत स्वरों के लिए एक चिन्ह हम लगाते हैं, नीचे एक ऐसा लगाते हैं, ये ऐसा विकृत स्वरों के लिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको कई बार जब हम समाज में जाएंगे, उन लोग कह सकते हैं भाई ये क्या कर दिया आपने। लेकिन ये जितने भी विकृत स्वर हैं, विकृत स्वर का चिन्ह ही है कि नीचे हम लगाते हैं। लेकिन विकार दो प्रकार का है, रे, गा, धा और नी, ऐसा। फिर मां में भी विकार है, मां में भी विकार है। अंतर क्या है? मां का विकार ऊपर है, ऊपर जा रहा है, धा का विकार नीचे आ रहा है। तो जहां नीचे विकार होता है, इसको कहते हैं कोमल स्वर, कोमल स्वर। और जहां ऊपर विकार जा रहा है, उसको कहते हैं तीव्र स्वर, कोमल और तीव्र। लेकिन दोनों के लिए संघ में हम लोगों ने एक ही चिन्ह प्रयोग किया। संघ के बाहर इसको अलग ढंग से लिखते हैं। संघ के बाहर आपको ऐसा मिल सकता है, ये मिलता है। और अच्छा संगीतकार देखेगा तो कहेगा संघ वालों को ये भी पता नहीं है क्या लिखा है। लेकिन इस स्वर को बहुत समझ बूझकर हमने लिखा है कि जितने भी विकृत स्वर हैं, उनके लिए एक ही चिन्ह हमने लगा दिया है, एक विकृत चिन्ह लगा दिया। जितने विकृत स्वर हैं उनके लिए विकृत स्वर। और हमारा संशोधन, हम उसको समझा ले जाएंगे कि रे, गा, धा और नी, इसमें कोमल विकार होता है, मां में तीव्र विकार होता है। अब देखिए इसके स्वर कितने हो गए, और सा और पा, सा और पा, ये दोनों इसमें विकार होता ही नहीं। इसलिए संगीत शास्त्र में इसको कहते हैं अचल स्वर है, अचल, जो चलते नहीं, अलग अलग होता ही नहीं। सा का विकार कभी नहीं होगा, पा का विकार कभी नहीं होगा। तो सा और पा अचल स्वर हो गए, 5 विकृत स्वर हो गए और 5 शुद्ध स्वर हो गए। कितने स्वर हुए? अब ऊपर देखिए, सा कोमल में, रे कोमल गा, शुद्ध गा, मां शुद्ध मां। यहां कौन सा मां है? तीव्र मां, तीव्र मां। पा विकृत होता ही नहीं, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। तो कुल कितने स्वर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12 स्वर हो गए। 12, ये जो 12 स्वर हैं, इनके लिए संगीत शास्त्र में शब्द चलता है स्वर कुल, स्वरों का खानदान, स्वर कुल। स्वर कुल माने इसी को स्वराह, यही हम कहते हैं, स्वराह तथा ग्रहा लोका स्वरास तथा, ऐसे सभी स्वर। तो स्वर कुल में ऐसे 12 स्वर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि दोनों प्रकार का चिन्ह हो सकता है। अब ये बात ध्यान में आ गई होगी अपने को। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये कौन सा स्वर है? तो ये मध्य सप्तक का गा,
ये कौन सा स्वर हो गया? तो इसको कहेंगे मध्य सप्तक का विकृत गा, माने मध्य सप्तक का कोमल गा। लेकिन अगर यही पर ये चिन्ह लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे तार सप्तक का कोमल गा, तार सप्तक का कोमल गा, ये बोलेंगे। अगर ये लिखा है तो कौन सा है? मध्य सप्तक का पा, इसी के नीचे लिख दिया, स्वर का स्थान बदल गया, मंद्र सप्तक का पा। अगर ऐसा लिख दिया तो क्या हो गया? मध्य सप्तक का कोमल धा, लेकिन इसी के नीचे ये लगा दिया तो क्या हो गया? तो स्वर का नाम हो जाएगा मंद्र सप्तक का कोमल धा। इसलिए सबसे पहले देखिए कि सप्तक कौन सा है, कौन सा सप्तक है, पहले वो देखिए। अब ये क्या हो गया? मध्य सप्तक हो गया, मध्य सप्तक। ये मध्य सप्तक, पहले सप्तक देखिए कौन सा सप्तक है। अभी क्या हो गया? तो कहेंगे तार सप्तक। मध्य सप्तक हो गया, यहां तार सप्तक हो गया। अब अगर यहीं पर एक चिन्ह और लगा दिया हमने तो स्वर का नाम क्या हो गया? तार सप्तक का कोमल रे। यहां क्या था? मध्य सप्तक का रे, ये हो गया तार सप्तक का कोमल रे। तो पहले हमने शब्द प्रयोग क्या किया? सप्तक कौन सा? यहां पर प्रयोग किया स्वर मध्य सप्तक का है या तार सप्तक का? या कौन सा सप्तक? पहले हमने सप्तक बताया, ये स्वर कौन सा है? तो कहेंगे मंद्र सप्तक का धा। पहले सप्तक का नाम लेना, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, स्वर का नाम बोलते समय फिर उसकी विशेषता बताना, नहीं ये कोमल है भाई, तार सप्तक का कोमल कोमल रे है। ये कौन सा स्वर है? मध्य सप्तक का कोमल धा, ऐसा इस स्वर का नाम आएगा। तो ऐसे स्वरों की पहचान करना और फिर उसको समय पर बजाना, ये कक्षा आगे फिर हम लेंगे कभी। स्वर वाद्य और ताल वाद्य दोनों प्रकार के संशोधकों को समय का सिद्धांत दोनों के लिए है और समय का समान सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? जैसे ताल वादक के लिए सिद्धांत है ये सिद्धांत है 1 मिनट में 120 कंकार, क्योंकि हमको प्राचल के बाद 1 2 1 2 संपूर्ण देश में किसी भाषा का संशोधक हो, लेकिन 1 2 1 2 ये शब्द उसको पता है। प्राचल 1 2 1 2 मतलब 1 मिनट में 120 कदम रखना, यह अपना जाना पहचाना, अपनी जानी पहचानी बात है। उसी सिद्धांत को हम आगे अपनी लिपि में उसी सिद्धांत का हम पालन करेंगे। संगीत शास्त्र इसको एक मात्रा कहता है, एक मात्रा, ये दूसरी मात्रा है, तीसरी मात्रा है, चौथी मात्रा है। 1 मिनट में ऐसा बजाएंगे तो 1 मिनट में 120 मात्रा बजानी पड़ेगी। कल्पना करिए कि यहां पर हम सा बजा रहे हैं, सा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। एक अंतर है, जब ताल वादक बजाएगा, आनक वादक बजाएगा तो टंकार बजाने के बाद उसकी आवाज वही खत्म हो जाएगी, लेकिन स्वर वादक अपने सांस से उसको खींच सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये बजाएगा ता 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 ता, आनक की आवाज इसी प्रकार आएगी, लेकिन स्वर वादक क्या बजा सकता है? सा 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 सा, ऐसा बजा सकता है।
एक कदम पर ऐसे सा को 2 बार बजा दिया। कैसा? ये जो कोष्ठक का चिन्ह है, ये कोष्ठक मतलब एक मात्रा। उस मात्रा को अपने समझ के लिए हम कदम समझ लें। मात्रा कदम होती है, यह शब्द गलत है, सही शब्द नहीं है। लेकिन हम व्यवहार में यही प्रयोग कर रहे हैं कि एक कदम मतलब जिसको संगीत शास्त्र मात्रा कहती है, हम उसको भी अपने पैरामीटर पर, अपने मापदंड पर हम उसको एक कदम कह रहे हैं। सा 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 सा। दूसरे ने क्या बजाया? सा 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 सा। जिह्वा के आघात से उसने एक ही उसी समय को 2 बार सा बजा दिया। ये पहला वादक और दूसरा वादक, इसके बजाने का समय एक ही होगा। पहले वादक ने उसी समय में 1 बार सा बजाया, बाकी समय को खींच दिया। दूसरे वादक ने क्या किया? उसी पे 2 भाग कर दिए। एक तीसरा वादक भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ये 4 कर दे इसमें, ये ऐसा भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो पहली बार जब सा सुनाई देगा 1 मिनट में, तो ये 120 बार सुनाई देगा। पहली बार 1 मिनट में 120 बार सुनाई देगा। एक मिनट में 120 बार सुनाई देगा। दूसरी बार तो सुनेगा व्यक्ति, तो 1 मिनट में 240 बार सुनेगा। तीसरी बार सुनेगा, 1 मिनट में अगर गिनती करेगा तो 480 बार सुनेगा। जो सा बजाया 1 मिनट में 120 बार, उसी समय उसको 4 बार बजाना है। जिह्वा के आघात से उस समय का वो समायोजन करेगा, समय वही लगेगा। इसलिए ये 4 मात्रा इसको नहीं कहेंगे, इसको एक मात्रा ये है, ये भी एक मात्रा है, और ये भी एक मात्रा है। एक ही कदम ये है, एक ही कदम ये है, एक ही कदम ये है। लेकिन बजाने में यहां पर 120 बजा रहे थे, यहां पर उसको थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, यहां पर उसको और अधिक कर दिया। अब ये 3 गति अपने को, कोई भी वादक हो, वंशी वादक, स्वरक वादक, नागान वादक, मानक वादक, कोई भी पाव वादक, सबको इस गति को अभ्यास करना चाहिए। अपने अपने वाद्य में सबको इस गति का अभ्यास करना होगा। अगर मान लीजिए शंख वादक है, जिह्वा के आघात से उसको हमने बदल दिया। ये 3 गति को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाना चाहिए और समझाना चाहिए। ये 3 गति अपने को ध्यान में आ जाए। अब इसी 3 गति को ध्यान में रखकर, ये गति अपने को ध्यान में आ गई तो हम अपने लिपि को और विस्तारित हम थोड़ा करेंगे। यह हमारा मूलभूत जो वादन है, यहां से हम उस गति से चल रहे हैं। दूसरे ने क्या किया? ये सा 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 सा। अब इसको 3 बार लिख दीजिए, 4 बार लिख दीजिए, 3 बार कर दीजिए। सा 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 सा। सा कितना कदम हो गया? पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां काली। अगले वादक ने क्या किया? एक अलग प्रकार क्या हुआ? इसी को 3 बार लिख दीजिए, 3 बार कर दीजिए पूरा,
और अंत में पहला बार प्लस 2 टाइम्स मोर और बाद में सा 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 बजा दीजिए इसको ऐसा सा 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 ऐसा कर सकते हैं। अब ये 3 गति का अभ्यास हुआ तो हम आगे जा सकते हैं। जैसे क्या किया, एक कदम को तो हमने जो तीसरी पद्धति है, पहला दूसरा तीसरा, एक कदम तो हमने तीसरी पद्धति बजाई, दूसरे कदम पर दूसरी पद्धति में बजा दिया, ऐसा बजा दिया। अब ये अपने को समझना है। हम यहां पर जानते हैं जो मैंने चौथी बार लिखा है ये अपने को मालूम है क्या है, क्या है, स स स स सा सा 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 ऐसा लिखा है। अब यहीं पर एक और प्रकार हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहां पर हमने एक चिन्ह लगाया ऐसा, इस चिन्ह को कहते हैं अवग्रह। अवग्रह अवग्रह लगाया, इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह। और यहीं पर एक दूसरा भी चिन्ह समझ लीजिए, हम जानते हैं यति। यति माने इस स्थान को खाली छोड़ देना है। तो क्या हुआ, सा बजाया, यहां पर आघात कर रहे थे जिह्वा से, अभी ये इस जगह लिपि कह रही है कि जिह्वा का आघात मत करिए, इसी को आगे जाने दीजिए, इसी सुर को आगे जाने दीजिए। सा 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 या था सा 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 सा। तो इसकी टाइमिंग और इसकी टाइमिंग एक ही है, दोनों का समय अंतराल एक ही। एक अगला प्रकार भी हो सकता है, ये भी प्रकार हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं ससा ससा सा। एक और प्रकार हो सकता है स सा सा सा। एक और प्रकार हो सकता है सा सा सा। अब देखिए कई प्रकार लिखा, आधारभूत बातें ध्यान में रहेंगी तो फिर हम इसको, और इसकी टाइमिंग क्या है, इसका समय अंतराल क्या है, ये समय अंतराल समझना, यही महत्व की बात है। क्या हो गया, सा 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 सा। अब ये जब चौथे भाग में आते हैं तो हम जरा मिलाना शुरू कर देते हैं, मिश्रण शुरू कर देते हैं। यहां पर ये मिश्रण है, सा 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 सा। यहां पर क्या हुआ, सा 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 सा। ये क्या हो गया, सा 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 सा। यहाँ क्या होगा, सा 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 सा। आगे क्या हो गया, सा 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 सा। इसका अभ्यास और इसका वादन एक बार सुन लेते हैं हम लोग।
और कैसे लिखा जाता है इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए, इस गति का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमको इतनी मूलभूत बातें ध्यान में आ गई, हमने इसका अभ्यास कर लिया, तो फिर लिपि का हमने 40% काम पूरा कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए मैं बजा रहा हूं, आप बताइए कौन सा है। एक ही टुकड़े को बार बार बजा रहे हैं, इसमें कौन सा हो सकता है? मैं ये बजा रहा हूं, देखिए। अभी देखिए मैं बजाता हूं, आप सोचिए कौन सा बज रहा है। इस वादन को अपने को समझना चाहिए। शंख वादक, आनक वादक, बंशी वादक, श्रृंगदल का कोई भी वादक हो, केरवा वादन करते समय और दादरा वादन करते समय भी इस बात को अगर समझ लेता है तो अपना बहुत काम बन जाता है। अगर जहां पर सा लिखा है वहां ता मान लीजिए, ये सत्ता है, तत 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 ऐसा हो जाएगा। तो इस गति को अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, तो इसको बजाते समय कैसे बजाएंगे? तो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, जो प्रारंभ में हमने देखा है, यही है ना। इसी तरह आगे या हम अभ्यास कर चुके हैं। अब ये अपने को बजाना है, तो सबसे पहले अच्छा रहेगा प्राथमिक अभ्यास करते समय इस लिपि को अपनी जानी पहचानी लिपि में लिखना चाहिए, जाने पहचाने समय में लिखना चाहिए। अब एक ही कदम पर रे बज रहा है, जानी पहचानी क्या गति है? 1 2 1 2, ये जानी पहचानी गति है, इसलिए रे को 2 कदम पर लिख दिया, एक कदम को 2 कदम हमने बना दिया। उसी तरह ये बजा दिया, उसी तरह तीसरा कदम भी बना दिया, उसी तरह चौथे कदम को। अब चौथे कदम का एक कदम है, इसका मतलब कि इसका जब 2 कदम बजाएंगे, इसका 2 कदम बनाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको भी 2 कदम बनाते समय इस ध्यास को दूसरे कदम पर भी बजाना। अब अपनी जानी पहचानी गति में बजाना है तो हम इसको बजा सकते हैं। वाद्य उठाया और शुरू किया। अब हम देखिए वादक हैं हम लोग, बोलते समय गलती हो सकती है, बोलेंगे तो अपने से गलती हो सकती है, इसलिए बोलना नहीं, वाद्य से कहिए कि वो बोले, स्वर बजाइए। तो क्या हो गया? 1 2 1 2, पहले स्वर का अभ्यास करें, 1 2 1 2।
क्योंकि ऊंचाई अपने स्वर में आ जाती है। हम गायक होते तो फिर इसी स्वर को अभ्यास करने के लिए हम अपने गले से बजा निकालते हैं, लेकिन हम वादक हैं, इसलिए ठीक समय को अपने वाद्य में बजाइए। तो अभी मैं क्या बजा रहा हूं, सुनिए। रे रे मा मा पा पा धा। अब ऊपर गिर भी ले जाएंगे तो एक ही कदम पर है, जिसको हम एक कदम लगाइए। तो अभ्यास करने के लिए क्या किया, पहले जो लिखा है उसको अपनी जानी पहचानी गति में ले आना। जानी पहचानी गति में लाने से अपने को बजाने में सीखने में सुविधा हो जाती है। अभी मान लीजिए एक दूसरी पद्धति, दूसरी परिस्थिति, ऐसा लिखा है, ये लिखा है। अब देखिए ऊपर कहीं लिखा है ऐसा, तो ध्यान में आएगा क्या लिखा है। ये क्या बजाया था, सा 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 सा, ये भी वही है। अब ये ऊंचाई कितनी है इसकी, वाद्य बता देगा, वाद्य बता देगा क्या है लिखा, ठीक से बताइए। रे 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 रे। मान लीजिए अपने पास एक है, ऐसा लिखा। अब देखिए ऊपर इसका अभ्यास कर चुके हैं, ये बजाएंगे तो क्या होगा, सा सा, यहां पर धा बजा दीजिए, एक सा बजाइए दूसरा धा बजा दीजिए। मंत्र कौन सा धा है, ये मंत्र सत्ता का धा है। अगर बजाए तो ऐसे हो जाएगा, अगर धाना होता, सा होता तो क्या होता, लेकिन यहां धा लिखा है तो धा सा से वाद्य कहता है नीचे आओ, क्या हो जाएगा, तो अपनी जानी पहचानी गति को और मूलभूत बातें हम बजाएंगे। ये मूलभूत बातें अपने को पति अपना हमने अभ्यास करके रखा, तो फिर अपना काम बहुत सरल हो जाता है। एक बार मूलभूत जो बातें हैं मैं फिर से लिखता हूं, फिर जिससे आगे सुविधा होगी। यहीं पर ऐसा लिखना है, तो क्या है, पहला वाला भाग ये कितना कोष्टक दो, पहला वाला भाग कई बार बजाया लगातार
बजाया एक मिनट। दूसरा वाला क्या लिखा है? तीसरा वाला क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? ये भाग देखिए, ये क्या लिखा है? ये जो टुकड़ा है इसका बहुत समझना चाहिए, और समझ आता है तो फिर आगे हमको इसी के आधार पर हम अपनी रचनाओं को बजा सकते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए लिखा है मान लीजिए ऐसा लिखा है, आप ध्यान रखिए लिपि कक्षा चल रही है, आप रचना की ओर मत जाइए। अब ये लिखा है एक कदम पर 2 स्वर, तीसरा कदम, चौथा कदम, एक कदम पर 2 स्वर और आगे गा, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप रचना पर मत जाइए, रचना क्या है वो छोड़ दीजिए, जो लिखा है उसको बजाइए। कर लीजिए, आगे भी चले जाइए। बजा दीजिए इसको। क्या लिखा है? जो लिखा है ऐसा बजा सकते हैं। अब गाने के लिए गा सकते हैं पा पा ध पा गा ग प गा रे रे ग रे सा, ऐसा गा सकते हैं, क्योंकि वाद्य ने बताया कि अपनी ऊंचाई नीचाई क्या है। और आप लोग जो सोच रहे हैं तो रचना पे ले जाइए, इसी रचना पे ले जाइए। केवल एक काम करना है, गणतंत्र का चिन्ह बदल दीजिए बस। गणतंत्र का चिन्ह बदल दिया, वादन में कोई अंतर नहीं, गणतंत्र का चिन्ह बदल दिया, वही बात है। अब पढ़ो, यहां पढ़ो, हर चरण के गणतंत्र के बाद एक पढ़ो बजा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सामान्यता ध्यान आ गया होगा क्या क्या लिख रहा हूं। तो अगर केरवा को ही, हम अभी केरवा की बात कर रहे हैं, केरवा को ही थोड़ा स्थान बदल दिया, गणतंत्र का स्थान बदल दिया तो वो दादरा हो जाता है। केरवा के ही स्वर बने, गणतंत्र का स्थान बदल दिया तो दादरा हो जाता है।
वही बात है, बजेगा उसी तरह। तो केरवा अभी ये दादरा है, अभी ये दादरा है, ये दादरा है। अगर इस गणदंड के चिन्ह को बदल दिया आपने, स्थान बदल दिया, स्थान बदल दिया, दो गंदों पर कर दिया, तो क्या होगा? वादन में कोई अंतर नहीं आएगा, वादन वही होगा, लेकिन ये केरवा दादरा नहीं रह जाएगा, फिर दादरा नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? ये केरवा हो जाएगा, ये केरवा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वादन वही रहेगा, वादन में कोई अंतर नहीं, वादक के बजाने के प्रकार में अंतर हो जाएगा। आनंद में भी कोई अंतर नहीं होगा। वादक यहां पर दाहिना बजा रहा था, 2 कदम खाली छोड़ रहा था, अब उसको हर कदम को बजाना है। वही है। तो हम केरवा और दादरा सामान्यतः एक ही प्रकार लेखन होगा, केवल गणदंड का ये जो चिन्ह है गणदंड, इस चिन्ह को का स्थान बदलता है। केरवा ताल में ये अपने पास भाग लिखा है। अब इसको कैसे अभ्यास करेंगे? तो हमने जैसे पहले बताया कि अपनी जानी पहचानी गति में इसको लिख लीजिए। तो जानी पहचानी गति क्या है? अभी पासा ये एक ही कदम पर है, नीसा ये एक ही कदम पर है, तो पासा को 2 कदम में लिख लीजिए। देखिए इसी तरह नीसा को भी ऐसा, आगे भी चले जाइए। जो पहले 4 कदम है इसको हमने 8 कदम पे लिखा, उसी तरह अगला जो 4 कदम है इसको भी 8 कदम पर हम लिखेंगे। ऊपर वाले ही पंक्ति को हमने अभ्यास के लिए ऐसा लिख लिया। अब क्या लिखा है? हम वादक के रूप में एकदम पहले गाने का प्रयत्न न करें, वादक के रूप में हम अपने वाद्य में इसको बजाने का प्रयत्न करें, समय का ध्यान रखें और बजाने का प्रयत्न करें। अभी देखिए, एक कदम पर पा, दूसरे में सा, नी, सा, 4 कदम है, 1 2 3 4 कदम। अब इसको बजाना है तो कैसे बजाएंगे? आगे वाद्य ने जब बजाया तो स्वर की ऊंचाई नहीं चाहिए, अपने को पता चले, हम गा सकते हैं। अब यहां एक बार फिर सुनिए, पा सा नी सा पा धा मा पा। अब इसको हम बजाने का अभ्यास हुआ। अब इसको एक कदम पर आइए, पा सा, ये जो है इसको एक कदम पर, पा सा नीसा नीसा। अब एक एक कदम पर आना है, तो एक ही कदम पर जो पहला मूल स्वरूप है, इस मूल स्वरूप में इस भाग को बजाना है। अब हम बोल सकते हैं क्या है? पा सा नी सा पा
आप आइए जरा हमारे पास। नीचे का जो भाग है, ये वाली चौथी लाइन को एक एक कदम पर, जैसे ऊपर लिखा है वैसे एक एक कदम पर लिखने का प्रयत्न करिए। पहले क्या होगा आपके कदम पर? पा, बहुत अच्छा। और दूसरे पर? बहुत अच्छा, माँ। आगे? गा, ठीक है। रे, ठीक है, बस। नहीं, अब यहां ये क्या है देखिए, उधर जाइए। अब यहां धा देखिए, एक कदम पर है, एक कदम पर आधे पर धा है, आधे पर अवग्रह है, इसलिए इसका 2 कदम बनाया। एक पर धा कर दिया, दूसरे पर छोड़ दीजिए इसको, दूसरे पर इसको सीधे ऐसा छोड़ दीजिए। ये लिखा आपने। अब आधा भाग और लिख दीजिए, अगला आधा भाग ये वाला। एक कदम सा, दूसरा कितने कदम में लिखना है? 4 कदम में लिखना है। लिखिए, अवग्रह, हाँ बहुत अच्छा। फिर अवग्रह, फिर यथी, बहुत ठीक, बस। और अंत में ये चरण बंद कर दिया। अब इसका अभ्यास करना है। क्या किया? जैसे पहली लाइन को लिखा था एक एक कदम पर, वैसे दूसरी लाइन को भी एक एक कदम पर लिखा। अब इसको बजाना, इसका बजाकर देखना क्या है। और मैं बजाता हूं, आप बताइए कौन सा स्वर है। आपको ये पढ़ना है, नीचे जो आपने लिखा वो पढ़ना है। फिर तो सुनिए, सब ऊपर जा रहा है, यहां पर अभी बजा रहे हैं। देखिए, अब मैं बजाता हूं। इसको एक पामा को अभी 2 कदम बजा रहे थे, अपने मूल स्वरूप में बजाना है चौथी लाइन में। तो क्या हो जाएगा? चरण खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसके पहले 2 बिंदु लगे। इसका मतलब कि इस चरण को 2 बार बजाना है।